नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अभय दुबे साहब के साथ जो हफ्ते में पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है उस पर चर्चा करेंगे। इस हफ्ते कई एक्टिविटी रही। भारत यात्रा तो एक कॉमन ऑफ फैक्टर हो गया है जो अगले 4-5 महीने तक रहेगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट की बातचीत पे भी अब हो गया, दो लोग आमने सामने हैं, इलेक्शन चल रहा है। अमित शाह साहब एकदम से बहुत एक्टिव हो गए हैं। वो हरदम एक्टिव रहते हैं लेकिन अब और एक्टिव हैं। बिहार में किशनगंज जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को सुशील मोदी कह रहे हैं कि उनको कैसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कश्मीर भी जा रहे हैं अमित शाह साहब, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन सबके बीच जो इस समय सबकी नजरें और सबका जो करंट इस समय जो प्रायोरिटी है वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन जो इसी साल होने हैं। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और इस बीच एक एबीपी वोटर का एक सर्वे आया है। क्योंकि हम अभय दुबे साहब इन सबको ठीक से समझते हैं, उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहले अभय जी, सब पहली बात, ये जो एबीपी वोटर का सर्वे है उसमें सीट को अगर आप देखिए तो आम आदमी पार्टी को 0 से 2 दिखाया जा रहा है। वोट प्रतिशत जरूर उनका 70% है। तो अभी आप इस एबीपी वोटर के परिप्रेक्ष्य में पहली टिप्पणी हम लोग गुजरात इलेक्शन को लेकर क्या करेंगे? जहां तक इस सर्वेक्षण का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि ये सर्वेक्षण उस तारीख से बंधा हुआ है जिस तारीख में ये सर्वे हुआ। तो सीटों की जो भविष्यवाणी वो करता है, वो भविष्यवाणी को अभी हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी जब तक चुनाव आयोग तारीखें घोषित करेगा और व्यवस्थित रूप से और घोषित रूप से वहां चुनावी मुहिम शुरू होगी, उसके बाद फिर परिस्थितियां बहुत तेजी के साथ बदलेंगी। लेकिन गुजरात के मतदाता क्या सोच रहे हैं, उनका मूड क्या है, उनके मन में झांकने का मौका जरूर इस सर्वेक्षण के जरिए हमें मिलता है। तो इसके उन आंकड़ों पर ज्यादा विचार हमें करना चाहिए जो आंकड़े गुजरात की राजनीति का पता देते हैं और साथ साथ में गुजरात की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति के भी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर रोशनी डालते हैं। मसलन ये सर्वेक्षण पहली बात तो ये कहता है कि गुजरात की राजनीति में एक नई पार्टी अपना सिर उठा रही है। वो नई पार्टी है आम आदमी पार्टी। बहस इस बात पर की जा रही है मीडिया में कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काट रही है, तो उसको वोट कटवा पार्टी के तौर पर पेश किया जा रहा है। वस्तुस्थिति क्या है, आप किसी भी चुनाव शास्त्री से बात कर लीजिए, वो आपको बताएगा कि अगर किसी पार्टी को 15% से ज्यादा वोट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो वो वोट कटवा पार्टी नहीं मानी जाएगी। वो ऐसी पार्टी मानी जाएगी जिसकी कुछ स्वतंत्र दावेदारी है। जरूर केवल कोई पार्टी वोट काटने की रणनीति पर चलते हुए इतने वोट नहीं प्राप्त कर सकती। जो वोट कटवा पार्टियां होती हैं उनको 10% से कम वोट मिलता है। तो ये सर्वेक्षण बताता है कि आम आदमी पार्टी को 17% या कभी कभी 18% वोट भी, गुजरात को अगर 4 हिस्सों में बांटा जाए, अगर सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात में बांटा जाए, तो वहां पे हर जगह ये इतना वोट उसको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इससे एक मतलब तो ये निकाला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो सरकार विरोधी भावनाएं हैं, वो दरअसल आम आदमी पार्टी के हिस्से में भी जा रही हैं और कांग्रेस के हिस्से में भी जा रही हैं। तो इस लिहाज से कम आज की तारीख तक ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने से कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये बिल्कुल शुरुआती मामला है और ये मानना कि वो इसका लाभ केवल भारतीय जनता पार्टी को होगा और केवल वो कांग्रेस के ही वोट कटेंगे, अगर हम दूसरे आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बात मिथ्या साबित होती है। तो कुछ और हमें सोचने को मजबूर करते हैं। मसलन जब उत्तरदाताओं से ये पूछा गया कि आप इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे, इसके कामकाज से नाराज हैं या खुश हैं, तो उसमें से 35% लोगों ने कहा कि हम इस सरकार से इतने नाराज हैं कि हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, 35%। इसका मतलब है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार विरोधी भावनाएं हैं, वो काफी व्यापक रूप से फैली हुई हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी जो 65% लोग बचे हैं वो इस सरकार से खुश हैं। दरअसल उन बाकी 65%
में से भी देखा जाए तो कुल 100% में अन्य जो 35% हैं लोग, वो लोग भी कह रहे हैं कि सरकार से वो नाराज हैं, लेकिन इसको वो बदलना नहीं चाहते। यानी इस सरकार का जो विकल्प उसके सामने पेश किया जा रहा है, उस विकल्प से खुश नहीं है, इसका मतलब निकाला जा सकता है। वरना वो इस जी सरकार को बदलने, या उन्हें सरकार से भी कुछ उम्मीदें बाकी होंगी, तो सोचते होंगे चलिए इस बार नहीं काम किया, अगली बार, लेकिन नाराज वो भी हैं। यानी सरकार से नाराज लोगों का आंकड़ा 70% पहुंच जाता है। जी आप जी सोचिए कि जिस सरकार से नाराज 70% लोग नाराज हों, फिर भी वो सरकार के जीतने दोबारा वापसी की भविष्यवाणी की जा रही हो, तो उस भविष्यवाणी को हम लोगों को बाकी सतर्कता से देखना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी 30% लोग बचे वो सारे के सारे सरकार से खुश हैं। उसमें से भी 20-22% का एक हिस्सा है, वही सरकार से खुश है। बाकी लोग कह रहे हैं हमें पता नहीं है इस सवाल का जवाब, उन्होंने अभी मन नहीं बना पाया है इसमें। जी जी इसका सीधा नतीजा निकलता है कि गुजरात की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनता में नाराजगी है। वो जी नाराजगी तरह तरह से व्यक्त हो रही है। उस नाराजगी के पीछे जो राजनीतिक मंसूबा है वो अलग अलग किस्म का है, ये बात सही है, वो एक सा नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ नाराजगी है। अब इस नाराजगी की पृष्ठभूमि में अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे कि आम आदमी पार्टी को 17% वोट मिल रहे हैं, और कांग्रेस जो है उसको 30%, 35% के आसपास वोट मिलता दिखाया जा रहा है। तो चारों हिस्सों में गुजरात के जब आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को जोड़ देते हैं, तो भाजपा को जो वोट मिल रहे हैं उससे आगे निकल जाता है आंकड़ा। इसका मतलब यह है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी का लाभ या तो कांग्रेस को पूरी तरह मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी सांसद में पड़ जाएगी, या पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी सांसद में पड़ जाएगी। तो गुजरात, इसका मतलब यह है कि इस सर्वेक्षण का जो आखिरी निष्कर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतने के लिए जा रही है, उसको अभी हमें एक परिप्रेक्ष्य में रख के देखना चाहिए और ध्यान से एक नजदीकी नजर रखनी चाहिए कि आखिरकार वोटरों का रुझान किस तरीके से बदलता है। देखिए, सी वोटर जिस संस्था ने ये सर्वेक्षण किया है वो एक ट्रैकर भी चलाती है, यानी वो लगातार ये देखती रहती है कि वोटरों का रुझान किस तरह से बदल रहा है, किस पार्टी के प्रति लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। तो अगली बार जैसे ही इस सर्वेक्षण की अगली किश्त आएगी, तब हम लोग तुलना कर पाएंगे कि पिछली बार जो हुआ था और इस बार जो हुआ था उसमें क्या फर्क है। अगर आम आदमी पार्टी के वोट फिर भी बढ़ते हुए दिखते हैं तो फिर वो कांग्रेस के लिए वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है, और जैसे ही वो 20% से ऊपर वोट जाते हैं, 25% की तरफ जाते हैं, वैसे ही वो न केवल कांग्रेस के वोट काटते हुए दिखेगी बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी वोट छीनते हुए दिखेगी। तो एक गुजरात में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हो रहा है, और उसको जो मीडिया के पिछले तरीके हैं कि फलां की वोट काटेंगे, ये होगा वो होगा, जरा उन चीजों से अलग हटते हुए सतर्कता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक देखना चाहिए कि उसका विकास क्रम क्या है। जी, मैं एक चीज अभय जी, क्योंकि आपसे और समझना चाह रहा हूं, जो मैंने देखा और मैं इसको शायद फिर से रिपीट कर रहा हूं, 33 जिले में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस वहां मुझे कागज पे तो कम से कम लगता है कि वो ज्यादा जिलों में फैली हुई है, उसका फुटप्रिंट ज्यादा है। 33 जिलों में कांग्रेस 16 जिलों में मैं 2017 के इलेक्शन की विधानसभा की बात कर रहा हूं। कांग्रेस 33 जिलों में 16 जिलों में नंबर 1 पार्टी थी, बीजेपी नंबर 11 जिलों में नंबर 1 पार्टी थी। बीजेपी का 7 जिलों में कोई सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस को 3 जिलों में कोई सीट नहीं थी, लेकिन उसके सहयोगी एनसीपी को 1 जिले में मिली थी, 2 जगह इंडिपेंडेंट थे। ये मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि तीन जिले, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत, जो मूलतः अर्बन है, यहां पे 47 सीट में 38 सीट कांग्रेस बीजेपी जीती थी। आम आदमी पार्टी का भी फोकस्ड है डिस्ट्रिक्ट, मतलब फार फ्लंग या उसका फुटप्रिंट उतना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों पार्टीज अगर फोकस ज्यादा है तो कांग्रेस का एक अंडरकरेंट नहीं रहेगा, कांग्रेस ज्यादा फुटप्रिंट उसका ज्यादा जिलों में है। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो पहले से जमी हुई पार्टी है और गुजरात में मुद्दतों तक शासन कर चुकी है। गुजरात में पिछले 30 साल से भाजपा का शासन है, लेकिन आज तक भाजपा माधव सिंह सोलंकी द्वारा जो रिकॉर्ड कायम किया गया था जीत का, उसके आसपास भी नहीं कभी आ पाई। नरेंद्र मोदी 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री रहे। वो लोग कभी भी, कांग्रेस ने जो खाम की रणनीति के जरिए क्षत्रिय, राजपूत और मुसलमान
इसकी रणनीति के जरिए जो बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया था, वो उसके आसपास कभी भाजपा नहीं पहुंच पाई। तो कांग्रेस तो बहुत बड़ी ताकत है गुजरात के अंदर, लेकिन 2017 में जो हुआ था उसको दोहराना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तब से अब तक वहां की राजनीतिक परिस्थिति पूरी बदल चुकी है। 2017 में भाजपा की सरकार के खिलाफ एक सामुदायिक किस्म का असंतोष था। पटेल बिरादरी में भी असंतोष था, जो पिछड़ी जातियां थीं उनमें भी असंतोष था, दलित बिरादरियों में भी असंतोष था, और 3 युवा नेता उसमें से उभरे थे, जिसके अंदर ठाकुर थे, जिसके अंदर हार्दिक पटेल थे, जिसके अंदर मेवानी थे। ये 3 थे। इसमें से मेवानी अभी भी कांग्रेस में है और शायद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बाकी दोनों तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, और इस वक्त भाजपा की जो सरकार है उसमें पटेलों का खुला वर्चस्व है। तो पटेल बिरादरी के अंदर ऐसा कोई असंतोष वाली बात है नहीं अब। और ये सर्वेक्षण यही बताता है कि पटेलों के वोट बहुत, चाहे कड़वा पटेल हो चाहे लेउआ पटेल हो, उनके वोट बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं। इसी तरीके से जो ऊंची जातियां हैं, द्विज जातियां हैं, उनके वोट भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर मिलेंगे। लेकिन पटेलों और ऊंची जातियों को अगर आप छोड़ दें तो आदिवासियों में, दलितों में और मुसलमानों में भाजपा के लिए ज्यादा वोट पाना बहुत मुश्किल की बात होगी। तो गुजरात का चुनाव बंद नहीं है, गुजरात का चुनाव खुला हुआ है जी। नहीं, मैं अभय जी, मैं इसको कुतर्क के उसमें नहीं कह रहा हूं, कोई विवाद नहीं, लेकिन मैं समझने के लिए आपसे समझना चाह रहा हूं। जिन 3 लोगों का आपने नाम लिया, जिग्नेश मेवानी, ठाकुर और हार्दिक पटेल, और ये सभी को मानना था कि इन लोगों की एक अहम भूमिका थी। उसमें से 2 बीजेपी में है। ठाकुर जब फिर से इलेक्शन लड़े तो इलेक्शन हार गए थे, और उनको बीजेपी ने कहीं रिहेबिलिटेट नहीं किया। हार्दिक पटेल को जरूर अपने यहां ले आए हैं, लेकिन उनका यूज कहीं नहीं हो रहा है। तो मतलब जब वो कांग्रेस में रहते हैं तो बहुत यूजफुल माने जाते हैं, जब बीजेपी में आ गए हैं तो उनको कहीं एक किनारे रख दिया गया है, बैठो तुम भी, मतलब ठीक है। तो उनकी यूटिलिटी है कि नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर हार्दिक पटेल या ठाकुर को टिकट तो मिल ही सकता है, इनके कुछ समर्थकों को भी टिकट मिल सकता है, वो एक अलग अलग स्थिति है। लेकिन इनके अंदर अचानक भाजपा के बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बहुत लंबे अरसे से चुनाव जीत रही है, और उससे पहले भी प्रमुख ताकत बनी हुई थी। और आप देखिए पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 100% सीटें लाती रही है भाजपा गुजरात में, सारी सीटें वहां पे जीतती रही है। तो भाजपा के बारे में जो कांग्रेस छोड़ के, दूसरी पार्टियां छोड़ के भाजपा में जाते हैं, उनके बारे में व्यंग से कहा जाता है कि भाजपा में एक बहुत बड़ा फ्रीजर है, तो उनको सबसे पहले उस फ्रीजर में डाल दिया जाता है। तो बहुत लंबे अरसे तक उसमें ठंडे होते रहते हैं। बड़े बड़े लोग, दिल्ली में भी लोग छोड़ के गए और दूसरी जगह छोड़ के लोग गए, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हों या किसी समुदाय के नेता हों। जब तक उनकी सौदेबाजी की बहुत बड़ी ताकत होती है तो ठीक है। अगर सौदेबाजी की ताकत, देखिए भाजपा पटेलों की बिरादरी है, पटेलों की पार्टी है, सब लोग जानते हैं। और हार्दिक पटेल कड़वा पटेल समुदाय से आते हैं, जिनकी संख्या लेउआ पटेलों के मुकाबले थोड़ी सी कम है। लेउआ पटेल संख्या में ज्यादा है, और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं ये भी कड़वा पटेलों में से आते हैं। और अभी कड़वा पटेलों की जो नेता होते हैं और उनके जो धार्मिक नेता वगैरह भी हैं, वो सब भी भाजपा में चले गए हैं बड़े पैमाने पर गुजरात में। तो इसमें हार्दिक पटेल की कोई हैसियत उसमें बनती ही नहीं है जी। तो दरअसल कुछ नहीं मिलने वाला है। और ठाकुर साहब ने तो टिकट मिला, उसके बाद वो चुनाव हार गए अपना, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि दरअसल उनकी हैसियत क्या है, तो उनको भी भाजपा में कुछ नहीं मिलने वाला है। और इस चीज को मेवानी ने अच्छी तरह से देख लिया है कि भाजपा में जाने से उनको कोई लाभ नहीं होगा जी, इसलिए वो कांग्रेस में बने हुए हैं। मैं एक दर्शकों को एक मेरे पास डेटा है, मैं शेयर कर लूं जल्दी से। लोकसभा 62 से अभी तक लोकसभा के 15 चुनाव हुए हैं गुजरात में, और उसमें से क्योंकि आपकी जानकारी, केवल 3 बार कांग्रेस नंबर 1 पार्टी रही है। 62 में, 80 में और 84 में। बाकी 12 बार कांग्रेस नंबर 2 पार्टी रही है, और 89 से लगातार 9 इलेक्शन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब मैं एमपी इलेक्शन की बात कर रहा हूं, लोकसभा इलेक्शन की। 89 में वो लगातार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही है। मैं एक चीज आपसे और जरा समझूंगा, ये तो सिर्फ ऐसे ही एक आंकड़ा था, मैंने कहा दर्शकों से शेयर कर लूं। ये जो एक सितंबर 2021 में चेंज ऑफ कैबिनेट हुआ, जिसको विजय रूपानी साहब कहते हैं, मुझे तो रात में बताया गया, सुबह मैंने इस्तीफा दे दिया। ये जो 22 लोग ड्रॉप किए गए हैं मंत्री, और जो पुराने अनुभवी लोग थे,
इनका क्या रोल होगा? मतलब ये लोग बहुत खुश होंगे, या मैंने जितने नेताओं को देखा है, अगर ड्रॉप किया जाए तो उसका एक मन में पार्टी के प्रति एक गुस्सा तो रहता ही है। देखिए, नितिन पटेल हैं जो कि पटेलों के नेता हैं। विजय रूपानी तो पटेलों के नेता भी नहीं, तो जैन बिरादरी से आते हैं, तो उनका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है विजय रूपानी का। तो नितिन पटेल से उम्मीद की जा सकती है कि वो भाजपा के खिलाफ अगर क्षुब्ध हैं तो उनका क्षोभ जो है वो किसी तरह उसकी क्षोभ की एक राजनीति सामने आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पटेल समुदाय के साथ में इतना गहरा और पुराना ताल्लुक है कि ये नितिन पटेल उसमें कुछ भी चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने कहा कि 1989 से भाजपा लगातार लोकसभा चुनाव में भी नंबर 1 की पार्टी रहती है। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए ना कि जो माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में जो खाम की रणनीति अपनाई गई थी और उसके जरिए जो कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाया था, उसका उस सिक्के का एक दूसरा पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि जब पटेलों को छोड़कर किनारे करके बाकी बिरादरियों की एकता कर ली गई, ऊंची जातियों को और पटेलों को छोड़कर बाकी बिरादरियों की एकता कर ली गई और उस एकता करके कांग्रेस ने बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त कर लिया, तो पटेल भी नाराज हो गए कांग्रेस से और ऊंची जातियां भी नाराज हो गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आसरा ढूंढा, वो आसरा उन्हें मिल गया और तभी से भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। यानी जो कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा क्षण था, वही कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य के लिए एक अंधकारपूर्ण अंदेशों वाला क्षण भी था। पटेल उसके बाद से कांग्रेस से इतने नाराज हुए कि उन्होंने लौट के कभी कांग्रेस की तरफ देखा भी नहीं। यहां तक कि 2017 में भी कड़वा पटेलों के ज्यादा वोट कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, जबकि हार्दिक पटेल खुद कड़वा पटेल समुदाय से आते हैं, उनके वोट भी नहीं भाजपा से छीन पाए थे। और इसी तरह ऊंची जातियां जो हैं वो लगातार गुजरात में भाजपा की जेबी वोट बनी रही हैं, आज भी बनी हुई हैं, क्योंकि माधव सिंह सोलंकी की जो खाम रणनीति थी वो राजनीति के इतिहास में जरूर दर्ज है, लेकिन कभी भी उसके विश्लेषण में यह नहीं बताया जाता है कि इस रणनीति के आज कांग्रेस की गुजरात में दुर्गत है, वो उस रणनीति की वजह से है जिसकी वजह से उसने इतना ज्यादा वो हासिल किया था। इससे एक राष्ट्रीय प्रश्न भी सामने आता है कि जब आप कुछ जातियों की एकता करके एक ऐसा नजारा बनाते हैं कि हम इन जातियों के नेता बन गए हैं, अब हमारे मुकाबले कोई जीत ही नहीं सकता, तो दूसरी जातियां बहुत अपने आप को उपेक्षित महसूस करती हैं और आप उनकी एकता करके राजनीति करने की क्षमताओं को कम करके आंकते हैं। नतीजा क्या होता है कि जब वो एकताबद्ध होकर किसी पार्टी का समर्थन करना शुरू कर देती हैं, कटिबद्ध होकर, तब आपकी समझ में आता है कि ये तो मामला कुछ और बन गया। आप जैसे बहुजन थीसिस को ले लीजिए आप। बहुजन थीसिस क्या है कि हम दलितों को और पिछड़ी जातियों को और जो धर्म परिवर्तन कर चुके मुसलमान हैं, यानी जो मुसलमानों में जो कमजोर जातियां हैं, जो ओबीसी जातियां हैं, एक एकता कर लेंगे, हमारा एक बहुजन बन जाएगा और हम अनंत काल तक हम ही हुकूमत करेंगे, बाकी सब लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जो है एक परमानेंट मेजोरिटी है, जाति आधारित एक परमानेंट मेजोरिटी है। तो ठीक है, इस जगह करके पूरे 90 के दशक में इस पूरी थीसिस को कामयाबी मिलती रही, लेकिन धीरे धीरे जो जातियां इस पूरे गोलबंदी के कारण उपेक्षित और बदनाम महसूस करती थी अपने आप को, है, उन जातियों ने भी अपनी गोलबंदी करनी शुरू की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना शुरू किया। आज नतीजा क्या है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो जाए, ऊंची जातियां भाजपा को ही वोट देती हैं, कुछ भी हो जाए। तो ये इससे जो प्रतिक्रियात्मक गोलबंदी होती है, हम लोग केवल हिंदू मुस्लिम प्रतिक्रियात्मक गोलबंदी के बारे में ही सोचते हैं, हिंदुओं के अंदर प्रतिक्रियात्मक गोलबंदी होती है, उसके बारे में देखिए क्या होता है। उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी आज हुकूमत कर रही है। जी अबे जी, नहीं, लेकिन इससे एक क्योंकि मेरे मन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो दर्शकों के मन के भी, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं। हम लोग जब बड़े हो रहे थे और यूनिवर्सिटी तक पहुंचे थे, तो ईमानदारी से बताओ, मुझे सरदार पटेल की जात का मालूम नहीं था। ये तो जब वोटर की राजनीति शुरू हुई तो पता लगा वो कुर्मी है और पटेल है। मुझे सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन लोग की जाति नहीं मालूम थी भाई। तो मैं जिस रेफरेंस से कह रहा हूं कि आज सरदार पटेल को पटेल समुदाय का नेता बना के बीजेपी पेश करती है, लेकिन एक पटेल या कुर्मी नेता तो बहुत बड़ा इस समय मोदी जी को चुनौती दे रहा है, वो है नीतीश कुमार। तो क्या उनका जीरो इफेक्ट होगा अगर गुजरात जाते हैं, अपनी पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए या विपक्ष के लिए, तो क्या उनका कोई असर नहीं होगा गुजरात में? देखिए, गुजरात के पटेल और उत्तर प्रदेश के उन कुर्मी पर जो कुर्मी हैं लेकिन दरअसल
पटेल लिखते हैं, सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल और उनकी माँ, इस तरह के बहुत से पटेल नेता हैं। और बिहार के कुर्मी जो पटेल नहीं लिखते अपने नाम के साथ में, इनमें बहुत फर्क है। ये लोग, ऐसा नहीं है कि इनका कोई एक नेता होगा और तीनों प्रदेशों के पटेलों के ऊपर, उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात के पटेलों के ऊपर अपना असर करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत में जातिगत राजनीति नहीं है। ये जो पूरा हम लोगों का एक घिसा पिटा फिक्रा हो गया है कि राजनीति में जाति चलती है। जाति नहीं चलती है, राजनीति में समुदाय चलता है। जो गुजरात का पटेल समुदाय है वो एक अलग शय है, बिहार का जो कुर्मी समुदाय है जो नीतीश कुमार को नेता मानता है वो एक अलग शय है। इसी तरह मैं तो मानता हूं नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में भी प्रभावी नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के भी जो कुर्मी है नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानेंगे जी। ठीक इसी तरह जाटों के बारे में है। आप जाटों को देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हैं वो हरियाणा के जाटों की बात नहीं मानते। हरियाणा के जो जाट हैं वो राजस्थान के जाटों से तो कोई संबंध नहीं है। पंजाब के जाट कुछ और हैं, वो तो सिख हो चुके हैं, वो भी जट सिख बोला जाता है उन्हें। तो ये 4 तरह के जाट आपके पास मौजूद है। चारों तरह के जाटों की राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग अलग हैं और वो लंबे अरसे से अलग अलग हैं और आगे भी अलग अलग रहेंगी। इसलिए ये मानना कि अब जाट एक जाति है, सब एक तरफ वोट करेंगे, कुर्मी एक जाति है, एक तरफ वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश के यादव और बिहार के यादव अलग हैं, उत्तर प्रदेश के लोधी और मध्य प्रदेश के लोधी अलग हैं। जी, मैं एक चीज और अंत में पूछ लूं। एक गुजरात मॉडल करके 2014 में जब इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी बने, तो गुजरात मॉडल को बहुत प्रचारित किया गया। विकास का मॉडल बताया गया, गवर्नेंस का मॉडल बताया गया। लेकिन आज गुजरात मॉडल का एक पक्ष ये भी आ रहा है कि बहुत से मेरे जानने वाले इस समय अभी गए हैं, वो कह रहे हैं इतनी खराब सड़कें हैं, बुरी हालत है। और वहां पे दूसरी बात, ये जो इतने आईपीएस अफसर अभी भी जेल में हैं, एक जो डर और नफरत का माहौल है वो गुजरात में कुछ ज्यादा है। ड्रग एक बड़ा इशू हो रहा है। तो गुजरात का कौन सा मॉडल इस इलेक्शन में काम करेगा? भाई सीधी बात यह है कि गुजरात का जो गवर्नेंस मॉडल लेकर मोदी जी आए थे, जिसके जरिए उन्हें पहला उछाल प्राप्त हुआ, अब तो गुजरात मॉडल की मोदी जी चर्चा नहीं करते जी। आपने सुना गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही हो? नहीं। अब तो केवल अखबारी विज्ञापन है कि कुछ दिन तो गुजरात में गुजारिए। अब गुजरात मॉडल की कोई चर्चा नहीं होती। अब मोदी जी का अपना सेंट्रल केंद्रीय सरकार चलाने का एक मॉडल है जो महत्वपूर्ण मॉडल है, इसका अध्ययन होना चाहिए, जो कमोबेश कामयाब भी है मॉडल। मतलब कम से कम लोग उसके उनके पक्ष में लोग वोटों की गोलबंदी वो मॉडल के जरिए हो जाती है। गुजरात मॉडल तो पूरी तरह उसका क्षय हो चुका है, वो फ्लॉप हो चुका है। अगर वो फ्लॉप नहीं होता तो 70% एंटी इनकम्बेंसी आंकड़ों में कैसे निकल के आती? आप सोचिए, गुजरात के चारों हिस्सों में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आप वोट जोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है आंकड़ों के हिसाब से। तो गुजरात के अंदर मॉडल का पूरी तरह क्षय हो चुका है और इस बात को भाजपा अच्छी तरीके से जानती है। अगर न जानती होती तो विजय रूपानी को इतनी बुरी तरीके से मुख्यमंत्री पद से न हटाया गया होता, नितिन पटेल को इस तरह धक्का मार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से न उतारा गया होता और हर एक 100% सरकार को न बदला गया होता। अब ये जो सरकार है, ये सरकार कुछ नहीं करती है, ये बैठी रहती है अपनी जगह। पूरा प्रधानमंत्री दफ्तर से गुजरात का शासन चलता है। दरअसल गुजरात के डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर तो अमित शाह हैं। मैं एक चीज और अंत में चलते चलते, क्योंकि उस पर हम लोग बात नहीं किए, बहुत संक्षेप में, हिमाचल प्रदेश में भी क्या इस तरह की कोई दिक्कत बीजेपी फेस कर रही है या हिमाचल प्रदेश में उसके लिए बहुत आसान है? देखिए, सर्वेक्षण तो ये बताता है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लिए मामला आसान है। वहां भी आम आदमी पार्टी हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन शायद वहां पर इतना ज्यादा आम आदमी पार्टी को अभी आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें इतना ट्रैक्शन वहां पर नहीं मिल रहा है वहां पर। लेकिन देखिए अब आगे परिस्थितियां किस तरीके से बढ़ती हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, कोई उनके काम से बहुत लोग प्रसन्न नहीं है। उसके आंकड़ों पे मैंने थोड़ा कम गौर किया है, गुजरात पे ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए उन आंकड़ों को मैंने ज्यादा ध्यान से देखा। तो हिमाचल, अगली बार हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे अलग से। जरूर जरूर। और मैं चलते चलते एक दर्शकों के साथ एक चीज और कर लूं जो बहुत अभी स्पष्ट नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के दो जहां पे उसने सफलता प्राप्त की है, दिल्ली और पंजाब, दोनों जगह कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी ने उसने जबरदस्त फायदा हुआ और वो किया। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी सफल होती है, कांग्रेस कम होती है, तो ये भी एक नए तरह का होगा कि वो
जो विपक्ष की पार्टी है उसके वोट को उसने ज्यादा डैमेज करेगी। इस तरीके से ही देखा जा सकता है, जी इस तरह से ही देखा जा सकता है कि जो मौजूदा राजनीतिक पार्टी प्रणाली है, उस पार्टी प्रणाली में जो सक्रिय पार्टियां हैं, उन पार्टियों के प्रति जनता में थकान आ गई है और उन पार्टियों में दिलचस्पी कम हो गई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है उसके अंदर। तभी तो 70% एंटी इनकम्बेंसी निकल के आ रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी को कुछ सकारात्मक नतीजे मिलते हैं तो वो केवल कांग्रेस की कीमत पर नहीं मिलेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की कीमत पर भी मिलेंगे। जी, और इसके बाद मेरे ख्याल में एक बड़ी चीज अगर होगी, अगर ये सब है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी के रूप में एक विस्तार करने की स्थिति में होगी, अगर गुजरात वो ठीक से कर लेती तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।